हेलो स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन यानी सिंचाई। आपने नोटिस किया होगा, आपकी जो किचन गार्डन होती है, आपने जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, अगर 1-2 दिन के लिए उन्हें आप पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? वो सूख जाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए आप उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम ह्यूमन बींग्स को ये कहा जाए कि आप 1-2 दिन के लिए बिना पानी के रहिए, बिना पानी पिए रहिए, क्या हम रह सकते हैं? हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। हमें काफ़ी प्यास लगेगा अगर हम पानी नहीं पिएंगे, चाहे वो कोई भी सीज़न क्यों ना हो, वो समर सीज़न हो या फिर रेनी सीज़न हो या फिर विंटर सीज़न हो। हर कोई सीज़न में हमें प्यास लगता ही है, हमें पानी की ज़रूरत ही है। हाँ, ऐसा होता है कि समर सीज़न में हमें थोड़ी ज़्यादा प्यास लगता है क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होती। पर रेनी सीज़न और विंटर सीज़न में थोड़ा कम प्यास लगता है क्योंकि मॉइस्चर होती है हमारी एनवायरनमेंट में। पर फिर भी हमें प्यास तो लगती है ना। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 60% से अबव वाटर है, तो हमें वाटर की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है वो स्मूथली फंक्शन हो। उसी तरह अगर हम ह्यूमन पानी के बिना नहीं रह सकते तो वो जो क्रॉप प्लांट्स हैं जो खेतों में हमने लगाए हैं, जो एक ही टाइप के प्लांट को हमने बड़े से लार्ज एरिया में लगाए हैं, कल्टीवेट किए हैं, तो क्या वो जी पाएंगे विदाउट वाटर? इट्स नॉट पॉसिबल। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते पानी के बगैर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर टू लिव। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो, सबके लिए वाटर एक मेजर रोल प्ले करता है एवरीडे लाइफ में। आपको तो पता ही है, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए जो भी एनर्जी प्लांट्स को ज़रूरत होते हैं ना, वो उन्हें वाटर से ही मिलती है। वाटर ही उन्हें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके और अपना खाना खुद बना सके। अगर हम उन्हें सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमारे जो होल क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई, जो पानी वाटरिंग करते हैं हम प्लांट्स को, वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस लिए? जो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ एंड सस्टेनेंस के लिए, और फ्लावर और फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए वाटर एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, वही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी जाइलम टिश्यू की मदद से प्लांट के सारे हिस्सों में वाटर को पहुंचाते हैं। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। Along with water, mineral nutrients and fertilizers are also absorbed. जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वाटर से मिल जाते हैं, वाटर में घुल मिल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, और उसके बाद प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो उन्हीं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स को वाटर के साथ मिला के रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है और जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्री की यानी प्लांट की हर हिस्सों में वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स को पहुंचाता है। Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. जो सीड की जर्मिनेशन होती है वो ड्राई कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं ना, वो फ्यूचर प्लांट होते हैं, तो उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे आगे आगे जाकर वो प्लांट बनेंगे, उसके लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस होने की ज़रूरत है। तो वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो लॉक्ड होते हैं। पर सीड्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस वाटर से जो एनर्जी पाकर खुद ब खुद अनलॉक हो जाते हैं, और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद सीड की जर्मिनेशन होती है और वो धीरे धीरे रूट्स निकलता है और वो अंकुरित होकर
छोटे से प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम ब्रॉथ फ्रॉस्ट, यानी कि जो एक्सट्रीम विंटर में, एंड हॉट एयर करेंट्स, जो एक्सट्रीम समर में हीट वेव्स मिलते हैं ना, तो उससे भी पानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? वाटर कैसे फ्रॉस्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है वो समझते हैं पहले। जो एक्सट्रीम विंटर सीजन में क्या होता है ना, वाटर जो होते हैं वो 90% है प्लांट बॉडी में, तो प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर होते हैं, कुछ वाटर्स उनके लीव्स के ऊपर भी, लीव्स के सरफेस में भी होते हैं। एक्सट्रीम विंटर में क्या होता है, वही जो वाटर वो फ्रोज हो जाते हैं, फ्रीज होके क्या होते हैं, स्नो में कन्वर्ट कर जाते हैं। पहले वो वाटर थे यानी लिक्विड स्टेट में थे, जब वो फ्रोजन हो गए तो वो क्या हुए, स्नो में कन्वर्ट हो गए। स्नो जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ये जो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट की चेंज हुई, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो हीट के फॉर्म में प्लांट को प्रोवाइड होती है, और जो वाटर है वो प्लांट में हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। इसीलिए एक्सट्रीम फ्रोस्ट में, एक्सट्रीम विंटर में वाटर ही जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह समर सीजन में, एक्सट्रीम समर में आपको तो पता होगा, ट्रांसपीरेशन होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, जो प्लांट के लीव्स से, रूट्स से वाटर लॉस होता है। जो वाटर लॉस होता है ना, वो प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उन्हें एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ताकि स्कॉचिंग समर में हीट वेव से वो प्लांट को, क्रॉप को बचा के रख सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अगर हमारी जो सॉइल हैं वो, उनमें मॉइस्चर नहीं रहेगी, अगर वो टाइट हो जाएंगे तो प्लांट्स की अच्छी और हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइट मिट्टी में प्लांट्स के जो रूट हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मॉइस्चर ही नहीं होगा सॉइल में तो वो अच्छी तरह से वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सॉइल होते हैं उनकी जो मॉइस्चर है उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, और उससे मेंटेन करने के लिए जो फील्ड्स होते हैं उन्हें वाटरिंग करना पड़ेगा रेगुलरली, ताकि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हो और उसके साथ साथ अच्छी प्रोडक्शन और अच्छी हार्वेस्टिंग भी हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो, हम पानी तो डालते ही हैं, लेकिन इरिगेशन क्या कहा जाता है? इरिगेशन ये है कि जो एक डिफरेंट इंटरवल्स में हम बड़े से एरिया में जो पानी देते हैं ना, प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, उससे कहा जाता है इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन प्रोसेस। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. इरिगेशन प्रोसेस में भी कुछ फैक्टर्स को देखा जाता है। पहला है आपका टाइम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, वो वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स को भी समर सीजन में हमें ज़्यादा प्यास लगती है इन कंपेयर टू रेनी एंड विंटर सीजन। रेनी सीजन में भी हमें प्यास लगता है, पर विंटर सीजन में हमें सबसे कम प्यास लगता है। तो जो वैरायटी ऑफ सीजन के साथ हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट भी वेरी होती है। उसी तरह जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, वो भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। जो पेडी यानी चावल के जो क्रॉप होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा पानी लगती है, पर ये जो बाजरे, ज्वार, इनको बहुत ही कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए क्रॉप टू क्रॉप भी वाटर वेरी करता है। और सीजन टू सीजन, समर में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर ख़त्म हो जाती है सॉइल में, तो समर सीजन में हमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। और ये जो इंटरवल्स हैं, डेफिनेट इंटरवल्स भी चेक किया जाता है। मॉर्निंग में दिया जाएगा या फिर इवनिंग में दिया जाएगा, कौन से टाइम पे दिया जाएगा, ये सारे फैक्टर्स को चेक करके। और सॉइल टू सॉइल, कुछ सॉइल
में खुद ब खुद मॉइस्चर होते हैं और कुछ सॉइल जो होते हैं वो काफ़ी ड्राई होते हैं। तो उसके वैरायटी के हिसाब में भी जो फार्मर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह पानी दिया जाएगा। In summer, the frequency of watering is higher due to the increased rate of evaporation water from the soil and leaves. तो समर सीजन में वाटर की इवापोरेशन होती है सबसे ज़्यादा, इसीलिए सॉइल और लीव्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो समर सीजन में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब हम देखेंगे कौन सी वो साधन हैं, वो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पानी देते हैं अपने खेतों में। वेल्स, ट्यूबवेल्स। वेल्स और ट्यूबवेल्स तो आसपास में ही होता है, आपने देखा होगा। पॉन्ड्स, रिवर, कनाल, तो ये सारी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम वाटरिंग करते हैं अपने खेतों में। तो वाटरिंग के लिए भी ना वेरियस ट्रेडिशनल वेज यूज होता है। ट्रेडिशनल यूज मतलब जो भी पुराने ज़माने की जो भी ट्रेडिशनल वेज यूज होते थे, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना, तो इसलिए वो कुछ प्रोसेस यूज करते थे, जैसे कि मोट, चेन पंप, ढेकली, रहत। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. जो पानी होते हैं ना, उन्हें निकाला जाता है डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक यूज करके वैरायटी ऑफ रीजन में, और फिर खेतों में पानी डाला जाता है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी लेबर भी यूज होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और एनिमल्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ट्रेडिशनल प्रोसेस में। पहले हम समझते हैं मोट। मोट यानी पुले सिस्टम। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है, इसे पुले कहा जाता है। इसमें एक बकेट को अटैच कर दिया जाता है, और फिर जब इस बकेट अंदर जाता है तो उसे फिर से रस्सी के मदद से खींचकर नीचे से पानी निकाला जाता है और खेतों में पानी दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर पानी दिया जाएगा ना, तो सभी क्रॉप प्लांट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं हो सकती, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये लेस एफिशिएंट भी है। इसके लिए ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत है, टाइम टेकिंग है, और ये काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस भी नहीं है। सभी वाटर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटरिंग नहीं हो सकती। अब देखते हैं चेन पंप। चेन पंप मोड प्रोसेस से थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, पर इतना भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ क्या किया जाता है ना, यहाँ ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है पुले। इसमें भी क्या किया जाता है, बकेट को अटैच कर दिया जाता है, पर इसमें 2 चेन लगाए जाते हैं। जब चेन रोटेट होते हैं तो ये जो पुले है वो भी रोटेट होता है और वाटरिंग होती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, एक लंबे सी जगह पे पानी जाके पूरी खेत में पहुंचता है। तो सभी प्लांट्स को यहाँ भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। और एक प्रोसेस है ढेकली। इसमें क्या किया जाता है, एक एंड में बकेट बांध दिया जाता है और दूसरे एंड में कुछ वेट्स डाल दिया जाता है। तो इसमें लेबर की थोड़ी कम ज़रूरत है। इसमें पानी निकाल कर भी खेत में दिया जाता है। ये भी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एक प्रोसेस है रहत। इसमें क्या किया जाता है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक पुले लगाया गया है। तो इसी पुले सिस्टम में चारों ओर बकेट्स को बांध दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। ये जो केटल हैं, जब बूल्स हैं, जब वो रोटेट करते हैं, घूमते हैं, तो ये जो पुले है, पुले भी रोटेट करेगा, घूमेगा, और चाहे पानी दिया जाएगा इसी तरह। ये जो चैनल्स किया गया है, इसी के थ्रू पानी जाते हैं पूरी फील्ड में। इसमें भी सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड नहीं हो सकती, एनिमल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ये लेस एफिशिएंट है। केटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स, सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये चीपर है पर फिर भी लेस एफिशिएंट है। पर आज के ज़माने में क्या यूज होता है, पंप्स यूज होते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी
एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पम्प्स। तो इन पम्प्स को चलाने के लिए क्या क्या यूज होता है? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी को यूज करके ये पंप्स चलाते हैं और पूरी खेतों में पानी देते हैं। ये आज के ज़माने की मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के लिए। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में दो इम्पोर्टेंट मेथड है, एक है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। पहले समझते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ आपकी जो फील्ड होती है, जो खेत होती है, अगर वो अनइवन ना हो, वो समतल ना हो, बराबर की ना हो, तो उसे कहा जाता है अनइवन लैंड। और अगर वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, सफिशिएंट वाटर ना हो, तो वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया जाता है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval। तो क्या होता है ना, परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, उससे अटैच कर दिया जाता है, जॉइन कर दिया जाता है मेन पाइपलाइन के साथ, और एक रोटेटिंग नोजल्स को टॉप में लगा दिया जाता है। इस फिगर में आप देखिए, ये जो टेप है वो वहाँ से मेन पाइपलाइन आ रही है, मेन पाइपलाइन आ रही है, और यहाँ एक परपेंडिकुलर पाइप लगाया गया है, उसके साथ एक रोटेटिंग नोजल्स भी लगाया गया है जो स्प्रिंकल करके पूरे के पूरे फील्ड में वाटरिंग करेगा, इरिगेशन करेगा। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle। जब फुल प्रेशर में पानी आता है मेन पाइपलाइन से, तो इसी रोटेटिंग नोजल से एस्केप होकर पानी पूरी फील्ड में दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो नोजल से वो किस तरह रोटेट कर रहे हैं और पूरी फील्ड में पानी स्प्रिंकल करके दे रहे हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। अरे बढ़िया, ये काफ़ी अच्छी सिस्टम है। फसल को भी लग रहा होगा बिना रेन वाला फील आ रहा होगा। तो जो क्रॉप होते हैं उनके टॉप में स्प्रिंकल करके ये पानी देता है, जैसे बरसात के मौसम में थोड़ा थोड़ा बारिश होके पानी मिलता है क्रॉप्स को, उसी तरह फील आ रहा होगा जो फसल होते हैं, हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन्हें। स्प्रिंकलर इज ए वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। जहाँ सैंडी सॉइल होते हैं ना, तो वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट वाटर नहीं होते, वो जो लैंड होते हैं वो अनइवन होते हैं, तो इस प्रोसेस को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए। अब पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। तो फिगर में आप देख पा रहे हैं जो लगाया गया है पाइप्स, उसमें थोड़ा छोटा छोटा छेद कर दिया गया है सभी प्लांट के रूट्स के पास, और वहाँ ड्रॉप वाइज वाटरिंग हो रही है। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जो पेशेंट होते हैं उन्हें ड्रिप दिया जाता है, तो उसी ड्रिप में ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड जाता है ना आपकी वेन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर। उसी तरह यहाँ प्लांट्स को भी ड्रॉप वाइज मैनर में इरिगेशन किया जा रहा है, वाटरिंग किया जा रहा है। सभी प्लांट्स के रूट के पास ही तो छोटा छोटा छेद कर दिया गया है, वहाँ से ड्रॉप वाइज मैनर में पानी दिया जा रहा है प्लांट्स को। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग। ये फॉर फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, जो फैंसी ट्रीज लगाते हैं उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल टेक्निक है। जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल टेक्निक है, और गार्डन्स में भी वाटरिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी प्रोसेस है जो हमारी ड्रिप सिस्टम है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो ड्रॉप वाइज मैनर में पानी दिया जाता है प्लांट्स को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस प्रोसेस में वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते। हमारी जो ड्रॉप वाइज सिस्टम में ड्रॉप पानी ही पड़ते हैं ना, तो वाटर की कोई वेस्टेज नहीं होगी, हम काफ़ी वाटर की बचत कर सकते हैं ड्रिप सिस्टम प्रोसेस में। इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पोर। बहुत सारे रीजन है ना जहाँ पानी की बहुत कमी दिखाई देती है, पानी की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है,
उनके लिए तो ड्रिप सिस्टम एक वरदान जैसा है। वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं ना, फार्मर्स इसी प्रोसेस से ही अपने खेतों में इरिगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, आज के मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इरिगेशन प्रोसेस यानी वाटरिंग कैसे किया जाता है क्रॉप प्लांट्स को, उसकी कुछ सोर्सेस जैसे कि वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। उसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि मोट यानी कि पुले सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, रहत, ये सारी जो ट्रेडिशनल वेज हैं, और कुछ मॉडर्न मेथड्स जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।